आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो अक्सर रात से घिरा होता है। वो एसेट्स जो अमीर लोग को और बेअमीर बना रहे हैं। कभी सोचा है कैसे अमीर लोग अपनी दौलत को बढ़ाते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑप्टिमिस्ट इंडियन। इस वीडियो में हम उन 15 एसेट्स को अनकवर करेंगे जिनमें अल्ट्रा वेल्दी लोग इन्वेस्ट करते हैं अपनी वेल्थ को सिक्योर और एक्सपैंड करने के लिए। रियल एस्टेट से लेकर स्टॉक मार्केट तक ये सिर्फ एसेट एलाइट क्लास के लिए नहीं है, आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। हम हर एसेट को ब्रेक डाउन करेंगे और बताएंगे कैसे आप इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, चाहे आप एक एक्सपायरिंग इन्वेस्टर हो या फिर आप अमीरों के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो। ये वीडियो वैल्यूएबल इंसाइट से भरी हुई है, तो रिलैक्स कीजिए और चलिए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट की दुनिया। नंबर 1, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स। अगर स्टॉक आपको एक एक करके कंपनी के शेयर परचेज करने की परमिशन देते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड मल्टीपल कंपनीज को एक साथ लाते हैं, यानी आप पूरे बंच ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये बेहतर क्यों है? क्योंकि इससे आप ज़्यादा डाइवर्सिफाई होते हैं तो इन्वेस्टमेंट सेफर होता है। स्टैटिकली इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास में से एक है। अगर आप एक एक करके स्टॉक खरीदना शुरू करते हैं तो स्टैटिकली आप ज़्यादा गलती कर सकते हैं। आप वो मिरेकल ट्रेडर में से एक नहीं है जो ईयर ओवर ईयर मार्केट को बीट करते हैं। यही जगह है जो इंडेक्स फंड की है। निफ्टी 50 को एक साथ लाता है और जब कोई कंपनी उस टॉप 50 से गिरती है तो एक नई और बेहतर परफॉर्मिंग कंपनी उसको रिप्लेस करती है। पिछले 30 सालों में निफ्टी 50 इंडेक्स का एवरेज एनुअलाइज रिटर्न ओवर 12% रहा है और इंडेक्स फंड हर पोर्टफोलियो में होना चाहिए जो लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ को बिल्ड करना चाहते हैं। नंबर 2, बॉन्ड्स। जब गवर्नमेंट या बिजनेस को कैश की जरूरत होती है तो वे कुछ बॉन्ड्स इशू करते हैं जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर को बेचे जाते हैं। अब इन बॉन्ड्स के थ्रू गवर्नमेंट या बिजनेस वादा करता है कि बॉन्ड्स खरीदने वाले पर्सन को हर महीने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे करेगा। जनरली बॉन्ड्स की एक एक्सपायरी डेट होती है 1 मंथ से लेकर 30 साल तक। ये सुपर सेफ इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि ये मोस्टली गवर्नमेंट के थ्रू मैनेज किया जाता है। पर बॉन्ड्स एक न्यू इन्वेस्टर के लिए क्यों अच्छे नहीं है? जैसा कि आप जानते होंगे कि बिजनेस में लो रिस्क मतलब लो रिटर्न होता है। बॉन्ड्स यूजुअली 3% ईयरली रिटर्न देते हैं जो ज़्यादातर बैंक से कम परसेंट है, लेकिन एक बिगनर इन्वेस्टर को एक्साइट करने के लिए ये काफ़ी हाई रिटर्न नहीं है। जब बॉन्ड्स अपने एंड पे पहुंचते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टर को वापस मिल जाता है। लोग बॉन्ड्स को 2 मेन तरीके से खरीद सकते हैं, सीधे ट्रेजरी डिपार्टमेंट से और ब्रोकरेज फर्म से। नंबर 3, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट वैसे पर्सनल तौर पर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसके 2 रीज़न है। एक, रेंट पेमेंट हर महीने पैसे आते हैं एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क के साथ। अगर आप थोड़े स्मार्ट हैं तो आप करंट टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट का एडवांटेज ले सकते हैं और ट्रेडिशनल रेंट की बजाय शॉर्ट टर्म रेंटल पर फोकस कर सकते हैं जो कि आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन ये उतना पैसिव नहीं है। नंबर 2, एप्रिसिएशन। पॉपुलेशन नंबर्स बढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रहने के लिए रेंट पे जगह चाहिए। डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए प्रॉपर्टीज़ के प्राइस भी लगातार बढ़ते ही जाते हैं। हमेशा बढ़ोतरी के साथ रियल एस्टेट एक बेहतर इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है। अब रियल एस्टेट की टर्म्स पे आते हैं जो कि 4 प्रकार की हैं: रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग एंड लैंड। रेसिडेंशियल बिल्डिंग जहाँ लोग आपकी प्रॉपर्टीज़ में रहते हैं और आपको रेंट देते हैं। ऑफिस बिल्डिंग जो लोग आपकी प्रॉपर्टी में ऑफिसेस को रेंट पे लेते हैं और उनमें काम करके आपको रेंट देते हैं। देन कमर्शियल बिल्डिंग, बिजनेस आपकी स्पेस का यूज़ करके चीज़ें बेचते हैं और आपको रेंट देते हैं। एंड लास्ट, लैंड, जिसे कल्टीवेट, डेवलप या जैसे का वैसा छोड़ा जा सकता है एप्रिसिएशन के लिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है, जिस घर पे आप रहते हैं वो एसेट नहीं है बल्कि एक लायबिलिटी है। नंबर 4, स्टॉक्स। अब स्टॉक उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप बिलीव करते हैं। स्टॉक एक आसान तरीका है जिससे आप एक पब्लिक ट्रेडेड बिजनेस का परसेंटेज ओन कर सकते हैं। तो अगर कोई बिजनेस 10 लाख शेयर इशू करता है और आपके पास उन शेयर में से 1 लाख शेयर हैं, तो आप उस बिजनेस के 10% ओनर हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के इस इनक्रेडिबल ब्रेक थ्रू ने एक एवरेज पर्सन को हमारे दिन की कुछ सबसे ल्यूक्रेटिव कंपनीज के स्टेक ओन करने की परमिशन दी है, वो भी बहुत लो बैरियर्स के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 5, कैश। सीधा कैश जो बैंक में डिपॉजिट होता है वो आपको इंटरेस्ट कमा के देता है। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, करेक्ट? डाउनसाइड ये है कि आजकल बैंक्स जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन के साथ नहीं चल पा रहा, लेकिन कैश भी एक प्रायोरिटी बन चुका है। एप्पल जैसी कंपनी के पास 150 बिलियन के आसपास से ज़्यादा कैश रिजर्व है। तो अब हम जानेंगे कि अमीर लोग अपनी वेल्थ का एक अच्छा हिस्सा कैश रिजर्व में क्यों डालते हैं। इसके 2 रीज़न है। एक, किसी भी अपॉर्चुनिटी को एक्सेस करने के लिए जो सामने आती है। इमेजिन आपके सपनों की डील आपके सामने है और आपके पास पैसे नहीं है उसे लेने के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है। यही मुख्य कारण है कि अमीर लोग कैश को सेव करते हैं। और दूसरा, क्योंकि वो स्ट्रेट कैश डील से हाई रिटर्न पा सकते हैं।
लोग कैश के लिए बेहतर प्राइसिंग ऑफर करते हैं और अपने हाई इंटरेस्ट के साथ पैसे को भी उधार दे सकते हैं। इस प्रैक्टिस को पीयर टू पीयर लेंडिंग कहते हैं। अगर आपकी इनकम कम है और आप ये रिस्क लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जो पीयर टू पीयर लेंडिंग सर्विस ऑफर करते हैं। जहां एवरेज बैंक आपको 6% इंटरेस्ट देता है, वहीं पीयर टू पीयर लेंडिंग 7 to 15% तक का फ्लक्चुएट करता है। नंबर 6, इक्विपमेंट। जो भी चीज़ आपको पैसे कमाने में मदद करती है वो एसेट कंसीडर होती है। अगर आप फार्मर हैं तो ट्रैक्टर एक एसेट है, अगर आप प्रोग्रामर हैं तो लैपटॉप एक एसेट है, अगर आप ऊबर ड्राइवर हैं तो कार एक एसेट है। किसी चीज़ का एसेट या लायबिलिटी होना डिपेंड करता है कि वो आपके जनरेट किए हुए पैसे से डायरेक्टली कोरिलेट करती है या नहीं। तो जब तक आपकी इनकम कार पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती, एक नई कार लेना एक लायबिलिटी है। बहुत बार लोग इन दोनों में कंफ्यूज कर देते हैं। वो अपने फाइनेंस को मिसमैनेज करते हैं और लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल का शिकार होते हैं और कार को एक एसेट जस्टिफाई करने का ट्राई करते हैं। आपको यूट्यूब वीडियो देखने के लिए मार्केट का सबसे एक्सपेंसिव लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है। नंबर 7, पेटेंट। पेटेंट जब आप कुछ नया इन्वेंट करते हैं तो अपनी इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट फाइल कर सकते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको इन्वेंटर के रूप में सर्टिफाइड करता है और डिटेल में बताता है कि आपका इन्वेंशन क्या करता है। इसी प्रोटेक्शन के साथ कंपनीज आपको कोई इन्वेंशन को यूज़ करने के लिए आपको पैसे दे सकती है और अगर वो नहीं देती तो आप उसे सू कर सकते हैं। पेटेंट बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ही पावरफुल और वैल्यूएबल होता है। एक सिंगल पेटेंट आपको अमीर बना सकता है और सबसे अच्छी इन्वेंशंस पेटेंट से पैक्ड होती है। नंबर 8, ट्रेडमार्क। अगर पेटेंट आपके इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है तो ट्रेडमार्क आपके सिंबल, वर्ड्स या फ्रेज को प्रोटेक्ट करते हैं। ये ऑब्वियस है क्योंकि ब्रांड्स के लोगो या नेम उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये चीज़ें और इंटरेस्टिंग होती हैं। अगर आपके पास एक वैल्यूएबल ट्रेडमार्क है जिसका मार्केट वैल्यू है तो आप उसे लाइसेंस कर सकते हैं और लोगों को कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए हाई रिटर्न पर दे सकते हैं। ट्रेडमार्क लोकल या इंटरनेशनल हो सकता है। नंबर 9, ब्रांड एंड गुडविल। एक ब्रांड और गुडविल में डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही एक बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। एक ब्रांड वो फुटप्रिंट है जो कंपनी अपने कंज्यूमर के दिमाग में छोड़ती है और गुडविल वो इमोशनल अफेक्शन है जो लोग ब्रांड के लिए रखते हैं। एक ब्रांड ओनरशिप है, ये कंपनी की एफर्ट्स हैं जो एक पर्टिकुलर इमेज को मार्केट प्लेस में पुश करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। गुडविल कंपनी के कस्टमर को ट्रीट करने के तरीके से लेके कम्युनिटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के तरीके से और लोगों के ग्रेटफुल होने से आती है कि कंपनी एग्जिस्ट करती है। गुडविल को कल्टीवेट करना या स्केल करना सुपर हार्ड होता है, लेकिन लोग लिटरली कंपनीज को बैंकरप्सी से बचाते हैं क्योंकि उनके पास गुडविल होती है। नंबर 10, पीपल। आप रियलाइज नहीं करते कि लोग कितने वैल्यूएबल एसेट होते हैं जब तक वे छोड़ नहीं देते। बहुत कम लोग समझते हैं कि कंपनीज एक्चुअल रियल नहीं होती। कंपनीज एक इमेजिनेशन का पार्ट है जो स्टेट के द्वारा वैलिडेट होती है। कंपनीज नेम, आइडिया और इनोवेशन होती है जो एक इमेजिनरी अम्ब्रेला के अंडर में होती है और ये सब आइडियाज लाता कौन है? कंपनी के लोग। एक सिंगल पर्सन अपने आइडियाज से एक कंपनी को शिफ्ट कर सकता है। स्टीव जॉब को रिप्लेस करने का एक इम्पैक्ट एप्पल में देखा गया जो आज के दिन में प्रोबेबली सबसे लविंग टेक्नोलॉजी ब्रांड है जो ऑलमोस्ट एक समय पे बैंकरप्ट हो गया था। एप्पल के लीड प्रोडक्ट डिजाइनर जॉनी ने वो प्रोडक्ट डिजाइन किया जो आज बिलियंस के हाथ में है। फिर कंपनीज की टीम होती है जो कंपनीज को एज अ होल बनाती है। ऐसे केसेस हैं जहां बड़ी कंपनीज ने स्टार्टअप्स को एक्वायर किया है सिर्फ उनके लोगों की वजह से। नंबर 11, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स और कमोडिटीज़ के दाम मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट करते हैं। अगर आप स्मार्ट हैं तो जब दाम कम होगा तब आप खरीदना और जब डिमांड हाई होगी तब बेचना चाहिए। यह रूल करेंसी, ऑयल, क्रिप्टो और लग्जरी कार्स के साथ भी होता है। पिछले 15 सालों में गोल्ड्स के दाम 261% तक बढ़ चुके हैं। शायद आपको यह सरप्राइजिंग लगे, लेकिन आर्ट को हम एक अल्टरनेटिव एसेट के रूप में देखने लगे हैं। बहुत लोग को यह नहीं पता, लेकिन आर्ट पिछले 20 सालों में सेंसेक्स के कंपैरिजन में एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसी वजह से अमीर लोग आर्ट पर इतना पैसा खर्च करते हैं क्योंकि यह उन्हें और भी अमीर बनाता है। विंटेज कार्स भी इसी तरह काम आती है। जब आपकी कार आपको पैसा दे रही है तो दुनिया के सबसे अमीर लोग रेयर विंटेज कार खरीदना पसंद करते हैं जिसकी वैल्यू तेजी से बढ़ती है। लग्जरी वॉचेस और दूसरे कलेक्टेबल भी इसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं, लेकिन विंटेज रोलेक्स या किसी और कलेक्टेबल में पैसा लगाने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि उन चीज़ों में इन्वेस्ट ना करें जिनके बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज ना हो। और पैसा कमाने का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यह है कि उसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करें जिसकी आपको नॉलेज हो। नंबर 12, डिजिटल एसेट्स। बुक, सॉन्ग्स, डिजिटल कोर्स, इन्फॉर्मेशन, ये ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि ये इन्फिनिटी स्केलेबल होती है। ऐसा एसेट क्रिएट करने और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से बिजनेस की वैल्यू बढ़ती है और आप अमीर बन सकते हैं। जब आपका प्रोडक्ट रेडी होता है, आपका काम होता है इसे प्रमोट करना और जितना ज़्यादा लोगों तक हो सके इसे पहुंचाना। म्यूज़िक के केस में और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको सिर्फ एक बार सही करना होता है और आप पूरी ज़िंदगी सेट हो सकते हैं। नंबर 13, रॉयल्टीज़।
सबसे आसान तरीका ये समझने का है कि अगर आपने एक किताब लिखी और एक मूवी स्टूडियो ने उस किताब के राइट्स खरीद कर टीवी शो बनाना चाहता है तो आपको जनरेट की गई मनी का एक हिस्सा मिलेगा। मान लीजिए टीवी शो फ्रेंड्स आपने पहले ही बहुत पैसे कमा लिए और इस शो के 12 सीजन आने के बाद ख़त्म हो गया। लेकिन ये यहीं नहीं रुका, ये शो इतना पॉपुलर हो जाता है कि इसके मल्टीपल ब्रॉडकास्टर बन जाते हैं। फ्रेंड्स का उदाहरण टीवी शो में कास्ट जो भी रहता है उन्हें सालाना लगभग 1 से 20 मिलियन डॉलर तक मिलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा है। रॉयल्टीज़ हर चीज़ पर लागू होती है। नंबर 14, यूनिक राइट्स। यूनिक राइट्स की बात करनी है क्योंकि कुछ केसेस में कुछ पार्टियों को अनफेयर कॉम्प्लीमेंटिव एडवांटेज मिल सकता है जो एक एसेट के रूप में काउंट होता है। एग्जाम्पल के लिए यूएस में एक इंडियन गेमिंग रिवॉल्यूशन एक्ट है जो नेटिव अमेरिकन के सभी प्रकार के गैम्बलिंग एक्टिविटीज़ को राइट्स देता है, जो स्टेट लॉ के अंडर रेगुलेटेड होता है और इसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लागू किया जाता। नंबर 15, फर्स्ट मूव एडवांटेज एंड प्रॉपरेटिव बिजनेस मॉडल। जब आप एक कॉमर्शियल तरीके से इनोवेट करते हैं तो यह इनोवेशन एक एसेट के रूप में दिखता है। एप्पल का ऐप स्टोर की बात करें या फिर गेम्स में माइक्रो ट्रांजेक्शन, यह एक नया बिजनेस मॉडल बन गया है। नेटफ्लिक्स का सॉलिड टेंजिबल डीवीडी स्ट्रीमिंग सर्विसेज को बदलना एक वैल्यूएबल एसेट बन गया है। पहले बाकी कंपनी इससे साइडलाइन थी और दूसरी कंपनीज को समझने में कुछ साल लगे। अब स्ट्रीमिंग सर्विसेज हर जगह है, जैसे कि म्यूजिक इंडस्ट्री में फिजिकल एल्बम से डिजिटल एल्बम तक शिफ्ट हुआ है। तो अब आप सिर्फ स्पॉटिफाई, टिडल या यूट्यूब प्रीमियम में ही पे कर सकते हैं। एयरबीएनबी ने होस्ट इंडस्ट्री को एक नए शॉर्ट टर्म रेंटल मॉडल के साथ डिस्टर्ब कर दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द ऑप्टिमिस्ट इंडियंस को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और भी कंटेंट देख सकें। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। फाइनेंशियल फ्यूचर को ग्रो करने के लिए हमारे साथ बने रहिए।